प्यारे बच्चों, आज हम लोग जीव विज्ञान के अंतर्गत तीसरा जो चैप्टर है परिवहन, इसका छठा और अंतिम क्लास पढ़ेंगे। और इस क्लास में हम लोग रक्त किस प्रकार से प्रवाह होता है, लसिका क्या है, बीपी क्या है, ब्लड प्रेशर, हाई बीपी किसको कहते हैं, लो बीपी किस प्रकार से होता है, और ब्लड प्रेशर की माप किस यंत्र के द्वारा और किस प्रकार से होता है, ब्लड उच्च रक्तचाप होने का कारण क्या है, होने के बाद क्या होता है, इन सारी महत्वपूर्ण बातों की जानकारी इस क्लास में ग्रहण करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आइए क्लास प्रारंभ करते हैं कि रक्त वाहिनियां है ना, क्या है, रक्त वाहिनियां। इसी रक्त वाहिनियों के माध्यम से शरीर में क्या होता है बाबू, रक्त का पूरे शरीर में संचार होता है, परिवहन होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रक्त के माध्यम से ही जो भी आवश्यक पदार्थ है वो शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है, और जो हानिकारक पदार्थ है, बेकार पदार्थ है, अनावश्यक पदार्थ है, उत्सर्जी पदार्थ है, उसको शरीर से बाहर निकाला जाता है ना। तो रक्त वाहिनियां यानी रक्त वाहिनियों के माध्यम से ही रक्त का क्या होता है, संचार होता है, परिवहन का कार्य होता है। तो ये रक्त वाहिनियां तीन प्रकार की होती है। पहला है धमनी, आर्टरी, है ना। तो धमनी के द्वारा क्या होता है, कौन सा ब्लड है, तो शुद्ध, ये शुद्ध या विऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। अब यहां पर एक चीज जानना होगा कि शुद्ध रक्त किसको कहते हैं, अशुद्ध रक्त किसको कहते हैं। शुद्ध का मतलब अच्छा और अशुद्ध का मतलब खराब रक्त नहीं समझना है। शुद्ध का मतलब होता है ऑक्सीजनित रक्त, यानी रक्त में ऑक्सीजन संयोग किया हुआ हो। हम लोग क्या जानते हैं, शुद्ध रक्त किसको कहते हैं बाबू, शुद्ध रक्त का मतलब समझेंगे कि रक्त का संयोजन किससे हो, ऑक्सीजन से हो। किससे हो, ऑक्सीजन से हो। ऑक्सीजन के साथ अगर संयोग होता है तो ये शुद्ध रक्त कहलाता है ना। अगर अशुद्ध रक्त किसको कहते हैं, ये भी यहीं पर जान लीजिए। तो अशुद्ध रक्त कहते हैं विऑक्सीजनित रक्त, यानी रक्त में क्या हो, ऑक्सीजन नहीं हो। रक्त में क्या हो, ऑक्सीजन नहीं हो, वो विऑक्सीजनित रक्त कहलाता है। तो धमनी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि धमनी में कौन सा रक्त का प्रवाह होता है, तो जवाब देंगे कि धमनी में शुद्ध या विऑक्सीजनित रक्त का प्रवाह होता है। और वो कहां से कहां तक होता है, तो हार्ट से, हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। फुफ्फुस धमनी, अब देखिए एक अपवाद है, एक्सेप्शनल केसेस है कि फुफ्फुस धमनी ही है। क्योंकि अभी हम लोग क्या सीखे कि धमनी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, ऑक्सीजनित रक्त का प्रवाह होता है। लेकिन यहां अपवाद है, ऑब्जेक्टिव के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है कि फुफ्फुस धमनी अशुद्ध या विऑक्सीजनित रक्त को क्या करता है, फेफड़ों से हृदय में ले जाती है। क्या करता है, फेफड़ों से हृदय में ले जाती है।
अब आइए दूसरा जो रक्त वाहिनियां है वो है सिरा, वेन। तो सिरा के अंतर्गत क्या होता है, कौन सा रक्त का प्रवाह होता है बाबू? तो ये अशुद्ध रक्त यानी विऑक्सीजनित रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाती है। क्या होता है कि सिरा में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है और ये क्या करता है कि अशुद्ध या विऑक्सीजनित रक्त को क्या करता है, विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाता है। हृदय में क्या होता है, पंपिंग करता है और ये अशुद्ध रक्त को कहां भेजता है, फेफड़ा में। फेफड़ा से फिर क्या होता है, इसमें चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन वहां अलग हो जाता है और वह पुनः क्या होता है, ट्रैकिया के माध्यम से लैरिंक्स से होते हुए नासिका छिद्र से बाहर चला जाता है ना। यहां पर अशुद्ध रक्त आप कह सकते हैं कि रक्त प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो आइए कि ये अशुद्ध या विऑक्सीजनित रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले आती है। हृदय पंप कर देता है कहां, फेफड़ा में। फेफड़ा में क्या होता है, CO2 हीमोग्लोबिन अलग हो गया, CO2 बाहर, हीमोग्लोबिन पर फिर कौन जुड़ जाता है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन जुड़ने के बाद पुनः फिर वो कहां चला आता है, हृदय में, हार्ट में। हार्ट फिर क्या करता है, पंप करके महाधमनी या धमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में भेज देता है ना। तो फुफ्फुस सिरा, अब देखिए यहां भी एक अपवाद है कि फुफ्फुस सिरा शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को फेफड़े से हृदय में ले जाती है। क्या करता है बाबू कि फुफ्फुस सिरा शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को फेफड़ा से हृदय में ले जाती है। तो हम लोग ये देखें धमनी और सिरा में मुख्य रूप से क्या अंतर है। धमनी शुद्ध रक्त को ले जाता है, प्रवाह होता है, जबकि सिरा में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। उसमें अपवाद है फुफ्फुस धमनी, जो कि अशुद्ध रक्त या विऑक्सीजनित रक्त को प्रवाह करता है ना। जबकि सिरा में भी फुफ्फुस सिरा शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को फेफड़े से हृदय में ले जाती है। आगे है केशिका, तीसरा जो देखिए रक्त वाहिनियां 3 प्रकार की होती है। तीसरा जो रक्त वाहिनियां है बाबू वो है केशिका। क्या है, केशिका, कैपिलरी। और ये क्या करता है कि इसके द्वारा यानी केशिका के द्वारा जल, पचे हुए भोज्य पदार्थ तथा ऑक्सीजन रक्त से उत्तक द्रव, लिम्फ जिसको बोलते हैं, लसिका बोलते हैं, अभी उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, वहां जाता है। तथा उत्सर्जी पदार्थ जो बेकार का पदार्थ है वो और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में आ जाता है ना। केशिका का क्या काम है, तो केशिका अत्यंत महीन नलिका है जिसका दीवार से क्या होता है, दीवार के द्वारा जल, पचे हुए भोज्य पदार्थ तथा ऑक्सीजन रक्त से उत्तक द्रव में जाते हैं तथा उत्सर्जी पदार्थ, बेकार पदार्थ, जो अनावश्यक पदार्थ, शरीर में उसका कोई काम नहीं है, वैसे पदार्थ को उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। और इसके साथ साथ CO2 रक्त में आ जाता है। आगे है कि उत्तक द्रव, अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे थे ये है लसिका, लिम्फ। इसका जो नाम है पहले जान लीजिए कि लसिका, लिम्फ या उत्तक द्रव, तीनों एक ही को कहते हैं। उत्तक कोशिकाओं के बीच स्थित WBC, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं सहित रक्त प्लाज्मा को क्या कहते हैं बाबू, उत्तक द्रव या लसिका या लिम्फ कहते हैं। फिर से एक बार समझेंगे कि लिम्फ या लसिका या उत्तक द्रव किसे कहते हैं। तो उत्तक कोशिकाओं के बीच, उत्तक है या कोशिका है, इस तरह से होता है ना,
इस तरह से कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। समान आकृति तथा एक ही प्रकार के कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि उत्तक कोशिकाओं के बीच में, मान लीजिए ये बीच का स्थान है, तो इन सब बीच के जगह, बीच का जो स्पेस है, बीच का जो स्थान है, उसमें WBC है। क्या है? WBC सहित रक्त प्लाज्मा को ही क्या कहते हैं? उत्तक द्रव या लसिका या लिम्फ कहते हैं। आगे है, अब जरा सा हम लोग चूंकि पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं हार्ट को, है ना, अब इसको यहां पर हम लोग ये थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे कि इसमें 4 चेंबर होता है ना। ऊपर वाले को देखिए, एक चेंबर आपका ये हुआ, दूसरा देखिए ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। ये ऊपर वाला दोनों जो है ये क्या कहलाता है? अलिंद कहलाता है। फिगर में लिखा हुआ भी है कि जो दायां तरफ है वो दायां अलिंद, जो बायां तरफ है बायां अलिंद। देखिए फिर ये दोनों जो है, हम लोग फिगर पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ये क्या है बाबू? निलय है। जो बाईं तरफ है वो बायां निलय, जो दाहिना तरफ है वो दायां निलय। अब यहां पर हम लोग मुख्य रूप से ये पढ़ने जा रहे हैं कि ये हार्ट जब काम करता है, क्योंकि ये केंद्रीय पंप अंग है, ये शरीर में रक्त का क्या करता है? प्रवाह करवाता है, भेजने का काम करता है। और उस स्थिति में क्या होता है? ये जब सिकुड़ता और फैलता है, चाहे वो अलिंद सिकुड़ता और फैलता है या निलय सिकुड़ता और फैलता है, उस स्थिति में क्या होता है कि महाधमनी या धमनी, देख रहे हैं ना, ये जो निकला हुआ है, कोई भी टंकी से पानी अगर निकलता है तो पानी के द्वारा क्या होता है? उस पाइप पर दबाव डालता है। ठीक उसी प्रकार से ये अलिंद और निलय जब सिकुड़ता और फैलता है और ब्लड को चूंकि पंप करता है, केंद्रीय पंप अंग है, तो उस स्थिति में धमनी पर यानी पाइप पर दबाव उत्पन्न होता है और इसी दबाव को ब्लड प्रेशर कहते हैं, रक्तचाप कहते हैं। आइए इसके विषय में और जानकारी ग्रहण करते हैं। देखिए आगे है, आपका टॉपिक ही है रक्तचाप। क्या है बाबू? रक्तचाप, ब्लड प्रेशर। नाम सुने होंगे, बीपी बढ़ गया, बीपी हाई हो गया, बीपी लो हो गया, इस तरह की बात आप अमूमन आपको परिवार में, घर में, समाज में सुनने को मिलता है कि उनका बीपी बढ़ गया, उनका बीपी घट गया। क्या होता है बीपी? तो बीपी ब्लड प्रेशर फुल फॉर्म होता है, हिंदी में उसको रक्तचाप कहते हैं। क्या है? तो महाधमनी, अभी हम लोग जो बात कर रहे थे, एवं उनकी मुख्य शाखाओं में रक्त प्रवाह का जो दबाव होता है वही क्या कहलाता है? रक्तचाप कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? रक्तचाप कहलाता है। महाधमनी एवं उनकी मुख्य शाखाओं में रक्त प्रवाह का दबाव ही क्या कहलाता है? रक्तचाप कहलाता है, ब्लड प्रेशर कहलाता है। आगे है, अब इसी से जुड़ा हुआ, रक्तचाप से ही जुड़ा हुआ 2 मुख्य बातें हैं। पहला है कि सिस्टोलिक प्रेशर क्या है ना? सिस्टोलिक प्रेशर क्या है? तो रक्त पर दबाव निलयों के संकुचन से उत्पन्न होता है। जब निलय संकुचित होता है और तब रक्त पर जो दबाव पड़ता है, उस दबाव को क्या कहते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। देखिए ये नीचे वाला जो है, नीचे वाला जो देख रहे हैं, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ये जो नीचे वाला है बाबू, ये और ये है ना, ये जो देख रहे हैं ये निलय है। इधर वाला बायां निलय, इधर वाला दायां निलय। और जब ये संकुचित होता है, क्या होता है? सिकुड़ता है और
ब्लड को क्या करता है, महाधमनी में आता है, और इसके कारण जो इस पर दबाव उत्पन्न होता है उस दबाव को क्या कहते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, सिस्टोलिक दबाव कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से अलिंद के द्वारा जो दाब उत्पन्न होगा उसको भी कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। तो अभी हम लोग चर्चा क्या कर रहे थे, सिस्टोलिक प्रेशर, यही है ना कि रक्त पर दबाव निलयों के संकुचन से उत्पन्न होता है और उसी दबाव को सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर का जो मान होता है वो 120 mm पारे के स्तंभ द्वारा उत्पन्न दाब के बराबर होता है। ये क्या है, इस पर अभी और बात करेंगे कि सिस्टोलिक प्रेशर का जो मान होता है वो 120 mm पारे के स्तंभ द्वारा जो उत्पन्न प्रेशर है, दाब है, उसके बराबर होता है ना। अब देखिए आगे है कि डायस्टोलिक प्रेशर क्या है ना। डायस्टोलिक प्रेशर क्या है, अभी हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर पढ़े, तो डायस्टोलिक प्रेशर निलयों के शिथिलन, देखिए अभी हम लोग क्या पढ़े, सिस्टोलिक प्रेशर कि निलयों के संकुचन, जब सिकुड़ता है निलय, नीचे वाला बायां निलय दायां निलय, और उसमें जब सिकुड़न होता है उसके कारण जो रक्त पर दबाव उत्पन्न होता है उसको सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर के मान के विषय में पढ़ा था कि 120 mm पारे के स्तंभ द्वारा उत्पन्न दाब के बराबर यह दाब होता है। ठीक उसी प्रकार से निलय फैलता भी है, और फैलने के कारण, शिथिलन के कारण जो दबाव उत्पन्न होता है रक्त पर, उसको कौन सा दबाव कहते हैं बाबू, डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। डायस्टोलिक प्रेशर का जो मान होता है वो 80 mm पारे के स्तंभ द्वारा उत्पन्न दाब के बराबर होता है। डायस्टोलिक प्रेशर का मान कितना होता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, तो 80 mm पारे के स्तंभ द्वारा उत्पन्न दाब के बराबर होता है। पिछले परीक्षा में जो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा वार्षिक माध्यमिक परीक्षा का जो आयोजन किया गया उसमें भी यह प्रश्न था कि सिस्टोलिक प्रेशर का मान कितना होता है, तो 120 mm। डायस्टोलिक प्रेशर का मान कितना होता है, तो 80 mm, है ना। आइए अब है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी कि एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में सिस्टोलिक प्रेशर बाय बटा डायस्टोलिक प्रेशर का मान कितना होता है, तो 120/80 होता है, और यही ब्लड प्रेशर कहलाता है, रक्तचाप कहलाता है। जाते हैं डॉक्टर के पास, बीपी चेक करके एक कोना में चिट्ठा का लिख दिया जाता है 120/80, ऐसे करके घेर देता है। क्या हुआ इसका मतलब, सिस्टोलिक प्रेशर निलयों के जो संकुचन से दाब उत्पन्न हो रहा है रक्त पर, उसका मान 120 है, और निलयों के शिथिलन, फैलना जिसको प्रसारण कहते हैं, उसके द्वारा जो रक्त पर दाब उत्पन्न हो रहा है वह 80 mm पारे के द्वारा जो दाब, स्तंभ द्वारा दाब जो उत्पन्न किया जाता है उसके बराबर है। कहने का मतलब हुआ कि अगर इतना है तो नॉर्मल रेंज इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, कि नॉर्मल रेंज आपका बीपी बिल्कुल सही है। क्या कहा जाता है कि आपका बीपी बिल्कुल सही है। अगर इससे ऊपर होता है तो उसको बोलते हैं हाई बीपी, उच्च रक्तचाप। अगर इससे नीचे है तो लो बीपी कहा जाता है। हर स्थिति में अलग अलग होता है। इसके लिए जो फिजिशियन हैं, जो चिकित्सक हैं, उनसे परामर्श ली जानी चाहिए। हर स्थिति में आप ब्लड प्रेशर की जांच नहीं कर सकते हैं, हर स्थिति में अलग अलग होता है। आइए आगे है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट जानकारी था, फिर से एक बार चर्चा कर लेते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में सिस्टोलिक प्रेशर बाय डायस्टोलिक प्रेशर का मान 120/80 होता है। यही रक्तचाप कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं
कि आखिर ये रक्तचाप, ब्लड प्रेशर का कारण क्या क्या हो सकता है ना? कारण क्या क्या हो सकता है? तो रक्तचाप विभिन्न व्यक्तियों में उम्र के हिसाब से, लिंग के हिसाब से, आनुवंशिकता, हेरिडिटी कैरेक्टर है। बीपी का बीमारी अगर है खानदान में तो किसी को वो आगे बढ़ते चला जाता है। या फिर शारीरिक और मानसिक स्थिति क्या है ना? तनाव की स्थिति में लोग अगर रहता है तो उस परिस्थिति में भी रक्तचाप से संबंधित बीमारियां हो सकती है, क्योंकि कहावत क्या है, चिंता चिता की ओर ले जाता है। इसलिए हमेशा क्या रहना चाहिए, लोगों को मुस्कुराते रहना चाहिए, तनाव मुक्त रहना चाहिए। तो अन्य कई कारणों से भी अलग अलग होता है। अब है कि ये रक्तचाप की माप कौन से यंत्र के द्वारा किया जाता है, कैसे मापा जाता है? कभी देखते होंगे या आपको खुद जांच भी करवाए होंगे। जब हॉस्पिटल आप जाते हैं तो बीपी जांच किया जाता है, आपके कलाई पर कुछ बांध करके और जांच किया जाता है। अभी हम लोग मशीन को देखेंगे। तो रक्तचाप की माप एक विशेष उपकरण के द्वारा की जाती है और उस उपकरण का क्या नाम है बाबू? स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या नाम है? स्फिग्मोमैनोमीटर। यानी रक्तचाप की माप हम लोग कौन से यंत्र के द्वारा करते हैं? बड़ा ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, बराबर परीक्षा में पूछा जाता है, और वो है स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या है? स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, बीपी मापा जाता है। कौन सा क्या है देख लीजिए, यही है। आप लोग इसको देखे भी होंगे, डॉक्टरी कभी भी हॉस्पिटल का चक्कर लगा होगा, तबीयत खराब हुआ होगा तो जांच जो किया जाता है यही है आपका स्फिग्मोमैनोमीटर। इसको क्या किया जाता है? इस तरह से बांध, ये बांह पर लपेट के और हवा उसमें भर दिया जाता है, इससे पंप किया जाता है। पूरा क्या होता है, महाधमनी या धमनी जो है, आर्टरी, उसके संपर्क में आ जाता है। और किस प्रकार से जांच होता है, सबसे पहले ये जानिए कि ये स्फिग्मोमैनोमीटर है और इसी के द्वारा क्या किया जाता है, रक्तचाप की माप की जाती है, बीपी मापा जाता है ना, ब्लड प्रेशर नापा जाता है। कैसे नापा जाता है? तो देखिए इस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है बाबू? क्या करता है, वायु भरी कलाई में उसको लपेट देते हैं और लपेटने के बाद ये देखिए हवा इससे पंप करके इसको पूरा टाइट कर देते हैं। डॉक्टर क्या करता है, अपना कान में आला जिसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप, है ना, स्टेथोस्कोप, ये देखिए धमनी दिख रहा है ना, यहां लिखा हुआ भी है बंद धमनी। तो स्टेथोस्कोप आला के द्वारा यहां वो सुनता है कि कितना बार वो धड़कन होता है। और ये देखिए यही पारा जो है एक मीटर टाइप का वो खड़ा करके रखता है और उससे वो देख लेता है ना, कि कितना गया। 120 mm Hg, 120 mm पारे के स्तंभ द्वारा उत्पन्न दाब के बराबर होता है। ये क्या कहलाता है, सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। ये निलयों के संकुचन से उत्पन्न जो दाब है वो 120 mm होता है ना। ये देख लीजिए इस तरह से। इसके बाद जब डायस्टोलिक प्रेशर मापा जाता है तो वो कितना आता है, 80 के आसपास, 80 होना चाहिए, लेकिन यहां जो माप करके दिखा रहा है वो कितना बता रहा है, 120/70। कहने का मतलब हुआ कि सिस्टोलिक प्रेशर, निलयों के संकुचन से जो रक्त पर उत्पन्न दाब है वो 120 दिखाया जा रहा है, जबकि डायस्टोलिक प्रेशर निलयों के शिथिल प्रसारण फैलने से जो दाब उत्पन्न हो रहा है वो कितना है बाबू, 70 है। कितना है, 70 है।
जो आपको यहां पर इस तरह से स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग करके और ब्लड प्रेशर, बीपी का जांच किया जाता है। आगे है कि उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन बड़ा खतरनाक बीमारी है, इससे सभी को बचना चाहिए। इसका क्या कारण है वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ये जानिए कि उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन है क्या। क्योंकि भाग दौड़ का जिंदगी है, आप विद्यार्थी हैं, आपको पढ़ने का तनाव होता है, बढ़िया अंक से पास करने का तनाव होता है, आगे और अच्छा उच्च शिक्षा ग्रहण करें, उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद हमारी नौकरी लग जाए, इस चीज का टेंशन है। आपके मम्मी पापा को ये टेंशन होता है कि बच्चा मेरा अच्छा शिक्षा ग्रहण कर ले, अच्छी शिक्षा ग्रहण करे, अच्छी नौकरी पाले, एक सभ्य और सज्जन बन जाए। इस तरह से संसार में जैसे ही कोई जन्म लेता है उसके बाद से उनका तनाव दिन ब दिन बढ़ते चला जाता है। हालांकि बढ़ाना नहीं चाहिए, ये कहना बहुत आसान है, लेकिन तनाव से बचना भी बहुत मुश्किल है। आइए, सामान्य से अधिक उच्च रक्तचाप हाइपर टेंशन कहलाता है। कहने का मतलब है 120 बाय जो 80 अभी हम लोग देखे डायस्टोलिक सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर का अनुपात, अगर इससे आप अधिक होता है तो वो उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन कहलाता है। अब ये हाइपरटेंशन जो है, हाइपरटेंशन किसी रोग, मानसिक चिंता जिस पर अभी हम बात कर रहे थे, उत्सुकता, कोई भी चीज के लिए उत्सुक हो जाना आदि से संबंधित हो सकता है। और इस अवस्था में क्या होता है कि कभी कभी रक्त वाहिनियां फट जाती है, जिससे क्या होता है, आंतरिक रक्त स्राव होने लगता है। इसके कारण कभी कभी क्या होता है, हार्ट स्ट्रोक हो जाता है, हृदयाघात हो जाता है, और हृदयाघात होने की स्थिति में हार्ट अटैक जिसको बोलते हैं वो स्थिति बन जाती है और उसमें लोगों की मृत्यु तक हो सकती है। उच्च रक्तचाप में एक और होता है जो बहुत माने ये खतरनाक साबित होता है। कौन सा स्थिति में, जब मस्तिष्क का कोई भेन या कहीं आर्टरी नस फट जाता है और उसमें रक्त स्राव होने लगता है, जिसको ब्रेन हेमरेज की स्थिति कहते हैं, और उस स्थिति में भी क्या होता है, लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। इसलिए उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन, सामान्य से अधिक जो उच्च रक्तचाप होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। इस प्रकार से हम लोगों ने इस चैप्टर को बढ़िया तरीके से विस्तार पूर्वक एक एक चीजों की जानकारी ग्रहण किया। इसके बाद हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, परीक्षोपयोगी जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, सारे प्रश्नों को भी जानेंगे, देखेंगे, है ना। आज का क्लास, आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।